हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिवांग भारद्वाज और एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो है, जिसके 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था। आपको मैं दिखा चुका हूं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिखा चुका हूं, जो आप पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं। वीडियो लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। 40 क्वेश्चन तक की वीडियो मैं आपको बता चुका हूं। आज जो बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 41 से बात करूंगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि 60 क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं 60 क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा। टोटल 100 क्वेश्चन आज कंप्लीट करूंगा, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, क्योंकि समय है कम। और जो भी चैनल पर पहली बार है, आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आगे की अपडेट और सारे एग्जामों की तैयारी मिलती रहेगी आपको हमारे चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। आरपीसीई ड्रायर की क्षमता कितनी होती है? तो जो आरपीसीई ड्रायर होता है उसकी क्षमता 0.5 टन से लेकर 2 टन प्रति घंटा तक होती है। 42 नंबर है, बाजरा के लिए विश्राम कोण लगभग। तो जो बाजरा के लिए विश्राम कोण कह लीजिए या रिपोज कोण कह लीजिए, वो 20 से 25 डिग्री होता है। 43 नंबर है, 1 केजी पदार्थ के तापमान को 1 सेंटीग्रेड बदलने के लिए जो ऊष्मा की मात्रा जोड़ी या घटाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे देखिए विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा बात है, कहीं कहीं ताप अंतर भी इसका आंसर किसी बुक में लिखा हुआ है। तो लेकिन जो मेन है इसका वो विशिष्ट ऊष्मा है। अधिकतर जगह पे विशिष्ट ऊष्मा मिलता है, लेकिन कहीं कहीं पे तापांतर या ताप अंतर भी लिखा हुआ है। 44 नंबर है, एकल दाने को तापीय चालकता। एकल दाने की तापीय चालकता क्या होती है? 0.3 से 0.6 किलो कैलोरी प्रति मिली ओम डिग्री प्रति सेंटीग्रेड, ये इसके एकल दाने की तापीय चालकता होती है। 45 नंबर है, थोक अनाज की तापीय चालकता। तो थोक अनाज की जो तापीय चालकता है वो 0.10 से 0.15 किलो कैलोरी प्रति मिलीमोल डिग्री सेंटीग्रेड होती है। 46 नंबर है, वायु की तापीय चालकता होती है। तो वायु की जो तापीय चालकता है वो 0.02 किलो कैलोरी प्रति एमएस डिग्री सेंटीग्रेड होती है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चन बताऊंगा, पूरी वीडियो देखिएगा, सारा के सारा पीएचडी इसमें आ जाएगा आपका। 47 नंबर है, एक सामग्री की सफाई किसके द्वारा की जाती है? तो सामग्री की सफाई करने के देखो क्या वॉशिंग भी करते हैं हम, स्क्रीनिंग भी करते हैं और हाथ से बिनाई भी करते हैं। ये कुछ विधियां हैं सामग्री की सफाई की। 48 नंबर है, एक प्रारंभिक प्रक्रिया में कुछ बड़े कणों को हटाना क्या कहलाता है? जो प्रारंभिक प्रक्रिया में कुछ बड़े कणों को हटाना स्कैल्पिंग या आवरण हटाना कहलाता है। दोस्तों, क्वेश्चन ज़्यादा है तो स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, कवर करते हुए चलिएगा। 49 नंबर है, सामग्री की सफाई किस आधार पर की जाती है? तो सामग्री की सफाई जो है लंबाई के आधार पर की जाती है। मोस्टली जो की जाती है वो लंबाई के आधार पर ही की जाती है। 50 नंबर क्वेश्चन है, सिलेंडर सॉर्टर में शुष्क दानेदार सामग्री के लिए सिलेंडर का झुकाव रखा जाता है। तो जो सिलेंडर सॉर्टर होता है उसमें शुष्क दानेदार सामग्री के लिए झुकाव जो 125 mm प्रति मीटर की दर से रखा जाता है। 51 नंबर है, डिस्क विभाजक किस आधार पर सामग्रियों को अलग करता है? तो डिस्क विभाजक जो है वो लंबाई के आधार पर सामग्रियों को विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, इंडेंटेड सिलेंडर सेपरेटर अनाज को किस आधार पर अलग करता है? तो जो इंडेंटेड सिलेंडर सेपरेटर है वो सापेक्ष लंबाई के आधार पर अनाज को अलग करता है। 53 नंबर है, सर्पिल विभाजक अनाज को किस आधार पर अलग करता है? तो सर्पिल विभाजक जो है वो गोलापन या राउंडनेस के आधार पर अनाज का विभाजन करता है या अनाज को अलग करता है। 54 नंबर है, विशिष्ट गुरुत्व विभाजक किस आधार पर पृथक्करण करता है? तो जो विशिष्ट गुरुत्व विभाजक होता है वो घनत्व के आधार पर आपका पृथक्करण
करता है। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, जिसमें क्या था कि विभाजक किस आधार पर कार्य करते हैं, लंबाई के आधार पर। तो मोस्टली लंबाई के आधार पर करते हैं, लेकिन कुछ विभाजक ऐसे भी हैं जो गोलापन या घनत्व के आधार पर भी विभाजक करते हैं। 55 नंबर है, विशिष्ट गुरुत्व विभाजक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो विशिष्ट गुरुत्व विभाजक होता है वो अनाज की विशेषताएं एक झुकी सतह पर नीचे की ओर बहती हैं व वायु की ऊपर की ओर गति के कारण कणों का प्रभाव, ये दो सिद्धांत हैं जिन पर कार्य करता है। 56 नंबर है, विशिष्ट गुरुत्व विभाजक में प्रयुक्त छिद्रित डिस्क का आकार होता है। तो जो छिद्रित डिस्क विशिष्ट गुरुत्व विभाजक में प्रयुक्त होती है उसका आकार त्रिकोणीय होता है। 57 नंबर है, झुके हुए ड्रायर में अनाज के अलगाव का प्रमुख कारण होता है। तो जो झुका हुआ ड्रायर होता है उसमें अनाज का अलगाव का कारण अमाप और सतह बनावट उसकी होती है। 58 नंबर है, ध्रुवीकृत बिस्तर विभाजक द्वारा अनाज के पृथक्करण में प्रमुख नियंत्रण कारक हैं। तो जो ध्रुवीकृत बिस्तर विभाजक है उसमें अनाज का वायु वेग और अनाज का वजन, ये प्रमुख कारण हैं आपके। 59 नंबर है, द्रवित बिस्तर विभाजक किसको अलग करने के लिए उपयोग होता है। तो ये हल्के बीजों को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 60 नंबर है, चुंबकीय विभाजक में अनाज के पृथक्करण का आधार किसे बनाया जाता है। तो चुंबकीय विभाजक में भूतल बनावट को पृथक्करण का आधार बनाया जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी 40 क्वेश्चन इस वीडियो में और बचे हैं, सारे क्वेश्चन देखिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं। पूरा का पूरा पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें आ जाएगा। 61 नंबर है, चक्रवात विभाजक किस आधार पर कार्य करता है। तो चक्रवात विभाजक जो है केंद्रापसारक बल पर कार्य करता है। 62 नंबर है, भारत में मुरई प्रकार की संरचना किस क्षेत्र में उपयोग की जाती है। तो मुरई प्रकार की संरचना जो है वो पूर्वी क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है। 63 नंबर है, मोरई की संरचना की भंडारण क्षमता होती है। तो जो मोरई की संरचना की भंडारण क्षमता होती है वो 3.5 से 18 टन तक होती है। 64 नंबर है, मड या पंख की कोठी की भंडारण क्षमता। तो इसकी भंडारण क्षमता 1 से 50 टन तक होती है। 65 नंबर है, अनाज के सुरक्षित भंडारण हेतु नमी का स्तर आमतौर पर होता है। तो कितना होता है, 8 से 9% तक आमतौर पर नमी का स्तर रखा जाता है। 66 नंबर है, चावल का आंतरिक घर्षण कोण। तो चावल का जो आंतरिक घर्षण कोण होता है वो 24 डिग्री होता है। बने रहिए क्वेश्चंस के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं। 67 नंबर है, चक्रवात विभाजक निम्न में से किसको अलग करने को प्रयोग किया जाता है। तो चक्रवात विभाजक जो है वो छोटे कणों को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 68 नंबर है, 1 वर्ष से अधिक भंडारण के लिए धान की नमी प्रतिशत आर्द्र आधार पर। तो अगर 1 वर्ष से अधिक भंडारण के लिए धान रखा जाता है तो 12% नमी उसमें रखनी चाहिए। 69 नंबर है, बैच प्रकार के ड्रायर में हवा का तापमान किससे शायद ही कभी कम होता है। तो जो बैच प्रकार के ड्रायर होते हैं इसमें 45 डिग्री सेंटीग्रेड से हवा का तापमान शायद ही कभी कम होता है, नहीं तो नहीं रखा जाता है। 70 नंबर है, हवा का तापमान कितना बढ़ने पर सापेक्ष आर्द्रता इसके मूल मूल्य से आधी हो जाएगी। तो 11 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हवा का तापमान बढ़ा दिया जाए तो सापेक्ष आर्द्रता जो होती है वो इसके मूल मूल्य से आधी रह जाती है। 71 नंबर है, तापमान में प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि के लिए जल वाष्प का दबाव लगभग होता है। तो ये ट्रिपल होता है इसके। 72 नंबर है, कोठार प्रकार की संरचना की भंडारण क्षमता। तो जो कोठार होती है उसकी भंडारण क्षमता 9 से 35 टन तक रखी जाती है। अभी 30 क्वेश्चन और बचे हैं इस वीडियो में, पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, सारे क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 73 नंबर है,
फसल के अनाज की प्रकृति होती है? तो फसल के अनाज की प्रकृति हाइग्रोस्कोपिक होती है। 74 नंबर है, महीन पाउडर के आकार में कमी के लिए कौन सा नियम लागू होता है? तो महीन पाउडर के आकार में कमी के लिए रेटिंजर का नियम हम लागू करते हैं। 75 नंबर है, रेनॉल्ड्स संख्या कितनी कम होने पर स्ट्रोक का नियम लागू होता है? 2 से कम या 2 के बराबर रेनॉल्ड्स संख्या होने पर स्ट्रोक का नियम लागू होता है। 76 नंबर है, मकई के भंडारण हेतु उचित तापमान। तो जो मकई का भंडारण है उसके उचित भंडारण है तो उचित तापमान क्या है? 13% रखा जाता है। यहाँ पर उचित तापमान नमी है। 77 नंबर है, बीज उत्पादन के लिए अधिकतम अनाज का तापमान आमतौर पर, तो इसका जो बीज उत्पादन के लिए अनाज का तापमान होता है 43 डिग्री सेंटीग्रेड। 78 नंबर है, थर्मल ड्रायर की क्षमता किस पर निर्भर होती है? तो जो थर्मल ड्रायर की क्षमता होती है वो आपकी ऊष्मा और द्रव्यमान स्थानांतरण की दर पर निर्भर करती है। 79 नंबर है, बीज अनाज के लिए अनुशंसित उच्च तापमान। तो बीज अनाज के लिए अनुशंसित उच्च तापमान क्या होता है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखिए यहाँ बीज उत्पादन के लिए तापमान पूछा गया था, यहाँ बीज अनाज के लिए अनुशंसित उच्च तापमान पूछा गया है। 80 नंबर है, परीक्षण छलनी का छिद्र आकार। परीक्षण छलनी का जो छिद्र आकार होता है वो वर्गाकार होता है। 20 क्वेश्चन और बाकी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। बने रहिए वीडियो के साथ, वो सारे क्वेश्चन आप जरूर देखिए। 81 नंबर है, अनाज से 1 kg पानी वाष्पित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। तो अनाज से 1 किलोग्राम पानी वाष्पित करने के लिए जो ऊष्मा की मात्रा होती है वो 500 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। 82 नंबर है, प्राकृतिक शुष्कन के लिए निरार्द्रीकरण की ज़रूरत है यदि वायुमंडलीय आर्द्रता 70% से अधिक अगर वायुमंडलीय आर्द्रता है तो प्राकृतिक शुष्कन के लिए निरार्द्रीकरण की ज़रूरत पड़ती है। आगे 83 नंबर है, जैविक सामग्री के लिए समतुल्य नमी और सापेक्ष आर्द्रता के बीच संबंध किसके द्वारा दिया गया है? तो ये हेंडरसन हेंडरसन समीकरण के द्वारा दिया गया है। 84 नंबर है, संवहन प्रकार से शुष्कन की तुलना में अवरक्त प्रकार से शुष्कन में कितनी हीटिंग अधिक होती है? 10 गुना हीटिंग अवरक्त प्रकार में 10 गुना हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है। 85 नंबर है, अनाज की प्रति यूनिट यांत्रिक विधि से सुखाने की लागत सूरज से सुखाने की तुलना में देखिए बहुत अधिक पड़ती है, क्योंकि सूरज से सुखाने में कोई ज़्यादा ऐसी लागत नहीं आती है, केवल श्रम लगता है। लेकिन जो प्रति यूनिट यांत्रिक विधि से सुखाते हैं उसमें यंत्र और यांत्रिक शक्ति के लिए उत्पादन जो या जिस यांत्रिक शक्ति का ज़रूरत पड़ती है उसके लिए जो उसका ईंधन होता है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसका खर्चा बहुत अधिक होता है। 86 नंबर है, एक सूक्ष्म नमी की मात्रा में निम्न में से किसके साथ बदलती रहती है? देखो सूक्ष्म नमी की जो मात्रा है सुखाने की दर व सामग्री की मोटाई दोनों के आधार पर ही तय होती है। 87 नंबर है, 1 टन अनाज को धूप में सुखाने हेतु आवश्यक क्षेत्र कितना होता है? तो 1 टन अनाज को धूप में सुखाने के लिए आवश्यक क्षेत्र जो है वो 15 वर्ग मीटर की ज़रूरत पड़ती है। 88 नंबर है, धूप में सुखाने से अनुकूल परिस्थितियों में अनाज की सापेक्ष आर्द्रता प्रतिदिन कितनी कम होती है? तो धूप में सुखाने से जो अनुकूल परिस्थितियों में 3 से 4% तक की आर्द्रता जो है प्रतिदिन कम होती है। 89 नंबर है, काले शरीर के तापमान के अनुरूप सूर्य विकिरण का तापमान होता है। तो 6000 डिग्री केल्विन जो होता है इसका तापमान होता है। 90 नंबर है, फ्रीज द्वारा सुखाने की विधि में तरल चरण का दबाव कितना से ऊपर आता है? तो फ्रीज द्वारा सुखाने की विधि में 4.7 mm से अधिक तरल चरण का दबाव ऊपर आता है। 91 नंबर है, पारंपरिक फ्रीज द्वारा सुखाने की विधि में
निर्जलीकरण तापमान कितना रखा जाता है? तो इसमें 37.8 से 93.30 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान, निर्जलीकरण तापमान रखा जाता है। 92 नंबर है, एट्रिशनल मिल में किसके कारण खाद्यान्न का आकार कम होता है? तो एट्रिशन मिल में कतरनी और कुचलने के कारण इसका आकार कम होता है। आगे 93 नंबर है, बाल मिल में अनाज के आकार को कम करने की क्रिया। तो बाल मिल में अनाज संघात के द्वारा कम होता है अनाज का आकार। 94 नंबर है, मानक स्क्रीन का उपयोग किस कण आकार सीमा को मापने के लिए किया जाता है? तो जो मानक स्क्रीन का उपयोग है वह 76 mm से 38 माइक्रोमीटर तक की आकार सीमा नापने के लिए प्रयोग होता है। 95 नंबर है, टेलर छलनी की उत्पत्ति किस वर्ष हुई? टेलर छलनी की उत्पत्ति जो हुई 1990 अमेरिका में हुई है। 5 क्वेश्चन और इस वीडियो के लास्ट 5 हैं ये क्वेश्चन। 96 नंबर है, क्रशिंग या कुचलना सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो ये रिटिंजर के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। 97 नंबर है, एक नियम जो लोचदार सीमा के भीतर प्लास्टिक की विकृति के तनाव विश्लेषण पर आधारित होता है, किसके द्वारा दिया गया है? ये किक के द्वारा दिया गया है। 98 नंबर है, पिसाई, पेराई और घिसाई ऑपरेशन के लिए आवश्यक शक्ति का आकलन करने की विधि किसके द्वारा दी गई है? तो ये वांड है, वांड के द्वारा इसकी जो है विधि दी गई है। 99 नंबर है, हथौड़ा चक्की और गड़गड़ाहट चक्की का उपयोग घिसने के लिए किया जाता है? क्या के लिए? अनाज को घिसने के लिए किया जाता है। 100 नंबर और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हथौड़ा चक्की में अनाज पर कौन सा बल लगता है? तो इसमें संघात बल लगता है। दोस्तों 100 क्वेश्चन तक के यहाँ कंप्लीट हुए। 40 क्वेश्चन की अगली और वीडियो मैं आपको कल दे दूंगा एग्जाम से पहले। उसके लिए बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए जिससे कि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो के साथ बने रहिए, आगे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा और जो आपके एग्ज़ाम्स आएंगे उनकी भी मैं आपको तैयारी कराता रहूँगा। उनके लिए बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट ऑप्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।